लो स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कंपोजिशन वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो अपना टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी क्या, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की पढ़ाई करने वाले हैं। काफी सारी बात सुनते रहते हैं हम लोग प्रोटीन्स वगैरह के बारे में कि प्रोटीन्स बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। जो लोग जिमिंग वगैरह करते हैं उनके केस में हम देखते हैं कि प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट देखी जाती है बॉडी को। तो चलिए इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं एक बार। प्रोटीन्स के बारे में देखिए, सबसे पहले तो क्या बोल रहा हूं, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम, ये वाली बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब देखिए अल्फा अमीनो एसिड्स क्या चीज है, हमें तो अभी तक यही नहीं पता अमीनो एसिड्स क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अमीनो एसिड्स क्या होंगे, बाद में देखेंगे अमीनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होंगे वही क्या होंगे, प्रोटीन्स देखे जाएंगे। देखिए नाम से ही काफी हद तक क्लियर होकर आ रहा है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर अमीनो ग्रुप भी कंटेन्ड होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कंटेन होगा। देखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब आपको पता है, देखिए ये तो एसिडिक होता है नेचर में, ये बेसिक होता है नेचर में। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ प्रेजेंट हुए तो हम बोल सकते हैं नेचर कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक नेचर देखा जाएगा। दोनों टाइप का नेचर ये शो कर सकते हैं, एसिड एज वेल एज क्या, बेस। इसीलिए इसका नेचर क्या देखा जाता है, अमीनो एसिड्स का एम्फोटेरिक नेचर देखा जाता है। चलिए अमीनो एसिड के एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं, देखिए COOH के बगल वाला जो कार्बन है दैट इज द अल्फा कार्बन। मैं कह रहा हूं उसी अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। ये हमारे लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर बगल वाले कार्बन पे NH2 लगा हुआ होता तो उसको हम बीटा अमीनो एसिड बुला देते, एंड सो ऑन। चलिए देखते हैं एक बार यहां पे आर अलग अलग चेंज करने से क्या हो सकता है। देखिए अगर RH हो तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनकर आ जाता है हमारे पास, दैट इज ग्लाइसिन। ऐसा उसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए कुछ नहीं किया, यहां पे आर की जगह H लगा दिया। ग्लाइसिन को GLY या कैपिटल G से भी इंडिकेट किया जा रहा होता है। आप देख सकते हैं यहां पे कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि इस कार्बन के साथ दो दो H जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम देखते हैं ये कैसे देखा जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव देखा जा रहा होता है। बाकी सारे अमीनो एसिड जो हमको मिलते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव मिलते हैं। चलिए अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। अगर आर को CH3 लगा देते हैं तो हम देखते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कायरल सेंटर क्रिएट हो गया, कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। दिस इज एलेनिन और हम देखते हैं इसका जो सिंबल रहता है दैट इज ALA या A यूज किया जाता है। ये देखिए दो अपन ने ऐसे अमीनो एसिड्स याद कर लिए हैं जिनके बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए अगर ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होकर आ सकते हैं तो इनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम दे दिया गया है। चलिए अब दो और अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखिए जहां पे अल्काइल ग्रुप मैंने चेंज कर दिया है, अल्काइल ग्रुप चेंज करने से एक अमीनो एसिड आ गया है वैलीन, एक आ गया है ल्यूसीन। अगर इन दोनों को देखा जाए तो आप देखिए दोनों में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। पर इनकी खास बात क्या देखी जाती है, ये ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिंथेसाइज नहीं हो पाते, इनको डाइट के अंदर अपने को लेना पड़ रहा होता है। इसका मतलब हम बोलेंगे दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि इन्हें डाइट में लेना एसेंशियल रहेगा। देखिए वही चीज यहां पे बोला हुआ है, क्या कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अगर कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड है तो उसको डाइट में लेना पड़ेगा। इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। अमीनो एसिड्स को एसेंशियल नॉन एसेंशियल में क्लासिफाई भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रहेगा, ये वाली बात आपको समझा दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास में क्या है। जो अधिकतर अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में एक स्पेशल बात बोली हुई है। वो कैसी कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए होते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए होते हैं। मतलब जो अमीन ग्रुप होगा वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द एल कॉन्फ़िगरेशन। यही कॉन्फ़िगरेशन में आपको अधिकतर अमीनो एसिड्स देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए हम किसके बारे में बात करेंगे, हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर जैसा कि मैंने बोला भी था, क्या देखा जाएगा, हमने ये बोला हुआ था कि अल्फा अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होकर आ जाएंगे। अब ये क्या चीज होती है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, हमने तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। हाँ तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए ये रहा मेरे पास एक अमीनो एसिड आपको दिख रहा होगा, दिस इज ग्लाइसिन।
दूसरा अमीनो एसिड मेरे पास जो प्रेजेंट है दैट इज एलेनिन। इन दोनों ने क्या किया, आपस में कांटेक्ट में आए और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो शायद आपको फील होकर आ रहा होगा, यहां से अपन देख सकते हैं एक OH निकल सकता है, यहां से एक H निकल सकता है। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं क्या होएगा, पानी रिमूव होकर आ जाएगा और ये आपस में इस तरीके से ज्वाइन होकर आ जाएंगे। वाटर के रिमूवल के बाद दोनों मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरों को ज्वाइन कर लिया। ये जो लिंकेज क्रिएट हो रही है C डबल बॉन्ड O NH वाली लिंकेज, बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये अमाइड लिंकेज है। इसी अमाइड लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, किसके थ्रू जुड़ रहे हैं, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। यहां पे देखते हैं इसका जो नाम होएगा दैट इज ग्लाइसिन था और एलेनिन मिक्स कर रखा था, तो वी कॉल इट बाय द नेम ग्लाइसिल एनानिन एंड सिंबल इस तरीके से लिख दिया जाता है। इसे एक डाइपेप्टाइड बुलाया जाएगा। डाइपेप्टाइड क्यों, कई बार दिमाग में यह बात आती है कि दो पेप्टाइड लिंकेज होती तो शायद डाइपेप्टाइड बुलाते, नहीं ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जितने अमीनो एसिड जुड़ते हैं उतने ही पेप्टाइड्स बोले जाते हैं। यहां पे दो अमीनो एसिड जुड़े इसीलिए हमने नाम रख दिया क्या, डाइपेप्टाइड। देखिए लिखा हुआ भी है मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ऐसे ही हम देख सकते हैं अगर ट्राइपेप्टाइड की बात करेंगे तो क्या होएगा, मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड। इस तरीके का फिनोमेना देखा जाएगा। अगर हम पॉलीपेप्टाइड की बात करें, देखिए अपने पास में ट्राइपेप्टाइड तक तो देख ही लिया, फर्दर ये क्या बोल रहे हैं, अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड्स। ऐसा लगता है बहुत बड़े पॉलीमर की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हम देखते हैं हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 U इज कॉल्ड अ प्रोटीन। इन जनरल प्रोटीन कौन से होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, बहुत लंबी पॉलीमेरिक चेन होनी चाहिए, देन दे आर कॉल्ड प्रोटीन्स। देखिए वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं है, कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो हम देख सकते हैं इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है, भले ही उसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर किसके जैसा आता है, प्रोटीन्स के जैसा आता हुआ देखा जाता है। सो इट इज कंसिडर्ड अ प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे की बातचीत देखते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात कर रखी है। प्रोटीन्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। देखिए प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने बोला हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप में देखते हैं, देखिए हमारे पास एक टाइप के प्रोटीन्स आए फाइब्रस प्रोटीन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है फाइबर की फॉर्म में रहेंगे। देखिए यहां पे क्या बोला हुआ है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं दे रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। देखिए ये जो अपने पास में चेन्स हैं बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये एक दूसरे के पैरेलल रन करती हुई देखी जाती हैं। देन वी टॉक अबाउट फाइब्रस प्रोटीन्स। कैसे स्टेबलाइज होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का मतलब हम देखते हैं बेसिकली इस तरीके का बॉन्ड देखा जा रहा होता है, सच अ बॉन्ड इज सीन टू बी डाइसल्फाइड बॉन्ड। हम देखेंगे इधर भी एक चेन प्रेजेंट होगी, इधर भी एक चेन प्रेजेंट होगी, दोनों आपस में स्टेबलाइज हो गए क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण। देखिए खास बात क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं दीज आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर। इसका जो एग्जांपल है दैट इज केराटिन। आपको पता है कई बार हेयर से रिलेटेड इसके बारे में बात करी जाती है, आजकल कई सारे एड्स वगैरह में इसका डिस्कशन होता है। देन मायोसिन जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, वो भी एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन है। चलिए दूसरे तरीके के प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर मतलब ग्लोब जैसी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होएगा, स्फेरिकल सा अरेंजमेंट क्रिएट होकर आ रहा होगा। देखिए ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, हेयर चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो चलिए बातचीत करते हैं एक बार यहीं पे। हेयर चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड, देखिए ये एक दूसरे के साथ इकट्ठी होकर आ जाती हैं और हम देख रहे हैं क्या बन जाएगा, स्फेरिकल शेप आती हुई देखी जाएगी। यहां जो देखा था हमने फाइब्रस वाले, वो कैसे थे, इनसोल्युबल देखे जा रहे थे। यहां पे हम देख सकते हैं, देखिए ग्लोब्यूलर वाले कैसे हैं, वाटर सोल्युबल देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे यहां हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, ये वाटर इनसोल्युबल वाले थे, ये जो आ रहे हैं ये वाटर सोल्युबल वाले एग्जांपल्स देखे जा रहे हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स को हमको देखने की कोशिश करनी है। देखिए प्रोटीन्स के 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्चरी, एक होता है क्वाटरनरी। हम देखते हैं, देखिए प्राइमरी
को कंबाइन करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है, सेकेंडरी को कंबाइन करके टर्चरी, टर्चरी को कंबाइन करके क्वाटरनरी। इसीलिए हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस धीरे बढ़ते जा रहे होते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है, एवरी नेक्स्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रीवियस वन। क्यों? क्योंकि पिछले वालों को कंबाइन करके अगला वाला स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं, देखिए इन्होंने बोला हुआ भी है, प्रोटीन्स होते क्या हैं बेसिकली। देखिए प्रोटीन्स है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और जो ये सीक्वेंस होती है, आपको पता है अमीनो एसिड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगे हुए होंगे तभी पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर आई होगी। अब क्या है, अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर दें, बेसिकली ये जो सीक्वेंस होती है यही प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है क्या, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आप सीक्वेंस में कोई चेंज लेकर आएंगे तो हम बोलेंगे डिफरेंट प्रोटीन बनकर आ जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसलिए प्रोटीन भी बदल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि जो प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स बनकर आए वो किस तरीके की शेप अटेन कर रहे होते हैं, उससे हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलिए उसको देखते हैं एक बार। तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगला जो स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, देखिए लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द शेप इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। अब देखिए दो शेप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक जो आ जाएगा दैट इज अल्फा हेलिक्स। यहां पे हम देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड की चेन एक हेलिक्स बना लेती है, एंड यहां हम देखते हैं एक रिंग, एक हेलिक्स का जो NH ग्रुप है वो दूसरे हेलिक्स के C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, मतलब अगले टर्न के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है अल्फा हेलिक्स के बारे में, अगर आप देखेंगे तो देखिए ये रहा अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर। यहां पे क्या बोला हुआ है, देखिए अपने से ऐसा बोला हुआ है कि NH ग्रुप ऑफ क्या, ईच अमीनो एसिड गेट्स H बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड O ऑफ क्या, एडजेसेंट टर्न। एडजेसेंट टर्न वाले के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जा रही होगी। यही काम अगर हम अल्फा हेलिक्स के बाद किसमें करें, बीटा प्लीटेड वाले स्ट्रक्चर्स में करें। देखिए यही दो तरीके के शेप्स देखी जा रही हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। बीटा प्लीटेड शीट्स के अंदर क्या देखा जाता है, तो देखिए यहां पे इन्होंने बोल रखा है क्या, कि हम सारी पेप्टाइड चेन्स को देखिए पहले क्या कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, फिर उसके बाद अगल बगल में लाए करवा देंगे, एंड देन दे विल बी बॉन्डेड विद ईच अदर वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए एंड लेट साइड बाय साइड, और फिर हम बोल रहे हैं हेल्ड टुगेदर बाय क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब स्ट्रेच करके बॉन्डिंग करवाई जा रही होती है तो हम बोल देंगे दैट विल बी कॉल्ड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अगर अपने पास में हेलिक्स बना के मॉलिक्यूल्स के बीच में या पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर आ रही है, देन इट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। फर्दर बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज द टर्चरी स्ट्रक्चर। टर्चरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग होकर आ जाती है देन इट इज कॉल्ड टर्चरी स्ट्रक्चर। देखिए यहां पे बोल रहे हैं दो तरीके के मेन प्रोटीन्स बनकर आ रहे होते हैं, दो शेप्स कौन सी आ जाएंगी, एक तो फाइब्रस, एक ग्लोब्यूलर। आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने फाइब्रस ग्लोब्यूलर के बारे में बात भी करी हुई थी, वही सिचुएशन यहां पे क्रिएट होकर आ गई। अब देखिए अगर कभी हमसे ये पूछा जाए कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी और 3 डिग्री मतलब टर्चरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे होंगे, तो एक तो हमने बोल दिया देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक डाइसल्फाइड लिंकेज, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। साथ में हम देखते हैं काफी बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं तो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग वैंडरवॉल फोर्सेस आल्सो बिटवीन देम। नेक्स्ट बात करें यहां पे तो हम देखते हैं कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी देखा जाता है, पार्टिकल्स अपने ऊपर चार्ज कैरी करने लग जाते हैं, ज्विटर आयन फॉर्म में आने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं देयर कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, जिसके कारण क्या होएगा, स्टेबलाइजेशन आता हुआ देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बातचीत करते हैं, कुछ और देखते हैं अपने पास में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट इज द क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। क्वाटिनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होकर आ रहा है, देखिए अपने से बोला जा रहा है कि अगर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स को इंक्लूड कर रहे हैं, देन देयर स्पेशल अरेंजमेंट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्या, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर।
बेसिकली वो आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज्ड हैं, वही डिसाइड करता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा ऑब्टेन होकर आएगा। ओके, चलिए थोड़ी सी बात कर रहे हैं किसके बारे में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। ये क्या टर्म है डीनेचुरेशन? अब देखिए कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फील होकर आ रहा है शायद प्रोटीन के नेचुरल बिहेवियर को खत्म कर दिया गया होगा। देखिए डी मतलब रिमूव करना या खत्म करना, नेचुरेशन मतलब नेचुरल बिहेवियर को आपने खत्म कर दिया। चलिए उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं नेटिव प्रोटीन क्या चीज होती है। नेटिव प्रोटीन ऐसा लगता है जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती होगी, शायद उसी को नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। देखिए इन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी है, प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम with a unique 3D structure and biological activity is called native protein। अब हम क्या करेंगे, हम नेटिव प्रोटीन में कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे। कैसे? या तो आप कुछ फिजिकल चेंज कर दीजिए जैसे टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, या फिर कुछ केमिकल चेंज कर दीजिए जैसे आपने पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वगैरह को चेंज कर दिया। उसके कारण हम देखते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ रहे होते हैं और हम देखते हैं उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होकर आ जाती है। ठीक है, वही चीज यहां पे मेंशन्ड है। देखिए क्या बोल रहे हैं, नेटिव प्रोटीन्स को हमने जब क्या किया, कुछ फिजिकल चेंजेस से सब्जेक्ट किया जैसे चेंज इन टेम्परेचर, या फिर कुछ केमिकल चेंजेस किए जैसे देखिए चेंज इन पीएच। इसके कारण क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब होकर आ जाते हैं और हम देखते हैं अगर ग्लोब्यूल्स बने हुए थे तो वो अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स बना हुआ था तो हेलिक्स जो है वो भी अपने पास में अनकॉइल होकर आ जाता है और प्रोटीन्स जो है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देते हैं। मैंने मेन बात यही बोली हुई थी क्या, कि प्रोटीन्स की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म होकर आ जाती है। इसी फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का नाम दिया जाता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन क्या होएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। सीक्वेंस ऑफ जो अमीनो एसिड्स था वो सेम रहता है, इसीलिए देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा। Secondary and tertiary structures get destroyed, not the primary वाला structure. Primary structure will remain same upon denaturation. चलिए denaturation के कुछ examples की बात करते हैं। Coagulation of egg white on boiling। जब हम एग को बॉईल करते हैं तो हम देखते हैं उसका जो व्हाइट वाला पार्ट है वो कोगुलेट होकर आ जाता है और वो सॉलिडिफाई होकर आ जाता है। दैट इज द फिनोमेना ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। एक और फिनोमेना जहां पे ये चीज देखने को मिल रही है, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध से जब दही जमाया जाता है तब भी हम देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का फिनोमेना दिखता है। चलिए आगे बातचीत करते हैं। थोड़ी सी बातचीत हमने प्रोटीन्स के बाद एंजाइम्स के बारे में करनी है। आप में से कई लोगों को पता भी होगा एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। देखिए नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले प्रोसेसेस के अंदर जो नेचुरल कैटलिस्ट रहेंगे दोज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एंजाइम्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मैंने बोल दिया, देखिए साथ में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ऑलमोस्ट ऑल आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, मतलब स्फेरिकल फॉर्म वाले रहेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये कि कुछ पर्टिकुलर एंजाइम कुछ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स के साथ ही रिएक्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है किसी भी एंजाइम को किसी भी सबस्ट्रेट के लिए यूज किया जा सकता है, काफी चूजी होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब देखिए बेसिकली कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करना। यहां पे भी हम यही देखते हैं एंजाइम्स क्या कर देते हैं, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसीलिए रिएक्शन फास्ट होकर आ जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती हुई देखी जाती है। चलिए इसी को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है मैल्टोज। हम चाहते हैं इसका हाइड्रोलिसिस होकर आ जाए और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए उस हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए अगर हम क्या कर लें, एंजाइम का इस्तेमाल कर लें तो ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट होकर आ जाता है, ये रिएक्शन जल्दी होता हुआ देखा जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द वे बाय विच रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, देखिए थोड़ी सी बात अपने को विटामिन के बारे में करनी है। प्रोटीन्स की बात कर लिया, विटामिन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। देखिए विटामिन क्या होते हैं, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है अपने पास वाइटल अमीन्स, मतलब कुछ अमीन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बॉडी के लिए। चलिए देखते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स। देखिए विटामिन को बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं टू परफॉर्म क्या, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं दोज आर क्या, विटामिन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो कई बार अल्फाबेट्स लाइक ABCD से
या कुछ और सब ग्रुप्स को देखें तो वो B1, B2, B6, B12 इस तरीके से भी मेंशन किए जाते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के बारे में। विटामिन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। देखिए यहां पे फैट सोल्यूबल वाले कौन कौन से होंगे, ADE के। वाटर सोल्यूबल वाले कौन से होते हैं, BNC। अब देखिए अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं BNC, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये तो शायद हो सकता है वाटर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, और अगर डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम सोच सकते हैं यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी होकर आ जाएंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमको डाइट के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी को लेना जरूरी है, क्योंकि बी और सी जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होने के कारण बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते, उनको बार बार रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए मेंशन किया हुआ है यही वाली बात, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर एक्सक्रीडेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि इनका नेचर कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। ये दिक्कत ADEK के साथ नहीं हो रही है, मोस्टली किसके साथ ये दिक्कत है, BNC के साथ दिक्कत है। चलिए देखते हैं अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस होकर आ सकते हैं। देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हम देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाता है, B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होकर आ जाएगा, B6 की जो डेफिशिएंसी है इससे कन्वर्जन्स देखे जाते हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिशिएंसी से स्कर्वी देखा जाता है, बेसिकली गम्स जो हैं ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं स्कर्वी में। देन विटामिन डी की बात कर रहे हैं, रिकेट्स की बात कर रहे हैं, बच्चों के अंदर देखा जाता है कि उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, पैर की हड्डियां मुड़ती हुई देखी जाती हैं, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिकेट्स। देन विटामिन के की अगर मैं बात करूं तो हम देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता है कई बार हम देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के केस में टाइम लग रहा होता है। वो किसके कारण हुआ होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण होकर आया होगा। सच इज सीन टू बी द फिनोमेनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या थोड़ी सी बात हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स की पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट रह रही होती है, आप में से कई लोगों को पता होगा, जैसे हम कई बार हेरिडिटरी इफेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो क्यों होता है, कई बार ऐसा बोल देते हैं डीएनए के कारण होता है। अब ये डीएनए क्या चीज है या आरएनए क्या चीज है, तो इसी में न्यूक्लिक एसिड्स की पढ़ाई हमको करनी पड़ती है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। बेसिकली क्या है कि हमारे पास में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बेसिकली हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे पार्टिकल्स को क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये किससे बने हुए होंगे, तो विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ये जो क्रोमोसोम्स है ये प्रोटीन्स और एक और टाइप के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पे। एक हो गया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। दूसरा आ जाता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। ये दो टाइप देखी जाएंगी। हम ये भी देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स को कई बार पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बुलाया जाता है, बिकॉज हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में कि न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से ये बनकर आ रहे होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अभी इस बारे में भी बातचीत करनी है, पर ठीक है एक नाम दिया हुआ है तो हमने भी मेंशन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं एक बार, केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड्स की कैसी होती है, लेट अस डिस्कस दैट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट, देखिए अगर आप डीएनए का या आरएनए का कुछ भी ले लीजिए, इसका अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें तीन प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, एक पेंटोज शुगर मिलेगा, साथ में हमें फॉस्फरिक एसिड मिलेगा, और साथ में हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे। बेसिकली जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिस रहते हैं, तो हमें क्या मिलने वाले हैं, बेसिस मिलने वाले हैं। अब देखिए डीएनए के अंदर क्या होता है, चार बेसिस होते हैं, दैट इज एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ऐसे ही हम देखते हैं आरएनए के अंदर भी चार बेसिस होते हैं। देखिए पहले तीन बेस तो सेम है, बस यहां पे थाइमिन की जगह कौन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो हम देख सकते हैं दोनों में ही चार चार बेस प्रेजेंट हैं। पहले तीन बेस तो दोनों केसेस में क्या है, सेम। चौथा वाला बेस क्या आ रहा है, डिफरेंट निकल कर आ रहा है। चलिए आगे की कुछ बातचीत देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, ये देखेंगे एक बार। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखा जाता है, एक तो ये वाला अरेंजमेंट देखा जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, दूसरा जो अरेंजमेंट देखा जाता है दैट इज ये वाला, जहां पे हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। 5 मेंबर रिंग बनकर आई हुई है, आपको ध्यान भी होगा ये फ्यूरेनोस जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें
तो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पे ये फॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन होकर आ गया है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स। यहां पे हम ऐसा ही देखते हैं। देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसकी बॉन्डिंग को दर्शाने की कोशिश करूं तो उसको किस तरीके से दिखाया जा रहा होता है, सिंप्लीफाइड वर्जन देखें। देखिए शुगर है, उसके साथ एक बेस जुड़ा हुआ रहता है। आगे हमने क्या किया, इस यूनिट को एक और शुगर बेस की यूनिट से फॉस्फेट लिंकेज के थ्रू जोड़ दिया। यही फॉस्फेट लिंकेज जोड़ने का काम कर रही होती है। फिर से देखिए बेस शुगर की यूनिट है, उसको फॉस्फेट से जोड़ा, बेस शुगर की यूनिट फॉस्फेट से जुड़ती गई, और इस तरीके से हम देखते हैं पूरी पूरी न्यूक्लिक एसिड की चेन क्रिएट होकर आ गई। बेसिकली इनको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप कर रहा है। ठीक है, यही क्या करेगा, शुगर बेस के ग्रुप को जोड़ने का काम करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे आपको पता है अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस थी वो क्या डिसाइड करती थी, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिसाइड करती थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होंगे उनकी जो चेन है उसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होती है वो डिसाइड करेगी उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन आगे हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी देखा जा रहा होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है। यहां पे हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड चेन्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, पेयर ऑफ बेसिस के बीच में देखी जा रही होती है। अब देखिए डीएनए है, डीएनए के अंदर कौन कौन से 4 बेसिस थे हम जानते हैं, वही 4 बेसिस यहां पे मैंने लिख दिए हैं। लेकिन यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पेयर वाइज देखी जा रही होती है। एडिनिन और थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। इस तरीके का बिहेवियर देखा जाता है। अगर हम यहां पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात करें, देखिए अभी डीएनए का देखा था, अब जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किसका है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है। यहां पे हम देखते हैं क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स मिल रहा होता है। देखिए डबल स्ट्रैंडेड था, यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट है अपने पास में। और हम बोल सकते हैं ये कई बार क्या कर जाता है, अपने ऊपर ही फोल्ड बैक कर जाता है। दैट इज सीन टू बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। थोड़ी बातचीत हमें किसके बारे में करनी रह गई है, अरे ये पुराना पोर्शन था हमारा, छूट गया। हमने अमीनो एसिड्स को एसिड ही मान लिया था, लेकिन देखिए कभी कभी अमीनो एसिड का नेचर भी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों देखा जा रहा होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा ग्रुप ज्यादा मात्रा में मौजूद है। अगर COOH ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है तो हम उसको एसिडिक अमीनो एसिड बुला देते हैं। अगर COOH कम और NH2 ज्यादा मात्रा में मौजूद है तो हम उसे बेसिक अमीनो एसिड बुला देते हैं। और अगर दोनों की संख्या बराबर है देन वी कॉल देम एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। 3 तरीके के अमीनो एसिड्स को आप इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर कैसे सवाल हमारे पास बनकर आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमसे क्या बोला हुआ है, यहां पे ये बोल रहे हैं हमसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं ये कैसे स्टेबलाइज होकर आता है। आपको पता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ये बोला हुआ था कि पिछले टर्न का NH ग्रुप और अगले टर्न का C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसका मतलब कैसे स्टेबलाइजेशन आ रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइजेशन आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। देखिए इस सवाल के अंदर इन्होंने क्या बोला हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, अभी अभी हमने देखा था फॉस्फेट लिंकेज आ रही थी, फॉस्फेट लिंकेज का यहां पे यही ऑप्शन है, तो हम बोलेंगे दे आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, या बेसिकली फॉस्फेट लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करना है। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉल्ड प्रेनिशियस अनीमिया। देखिए ये वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, ये वाला एग्जांपल मैंने नहीं लिया हुआ था थ्योरी में, इसीलिए यह क्वेश्चन के थ्रू ले लिया गया है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस अनीमिया वाली प्रॉब्लम देखी जा रही होती है। दिस इज टू बी रिमेंबर। देखिए बोर्ड ने को क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इसलिए हम याद ही रखेंगे ये वाला केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल के अंदर देखिए क्या बोला जा रहा है हमसे ये पूछ रहे हैं स्टार्च और सेल्यूलोस में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं स्टार्च जो है वो तो बेसिकली क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज।
जबकि जो सेल्यूलोस है दिस इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सबसे मेन फर्क यही देखा जा रहा होता है दोनों के बीच में, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है। एक डिफरेंस ही आपको बताना था, तो दोनों का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है प्रोटीन्स के। तो हमने देखा भी था प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बेसिकली क्या होता है, जो हमने अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस ली वो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रही होती है। लेकिन दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो सीक्वेंस है या जो पेप्टाइड चेन हमने ली हुई है वो किस टाइप की शेप में अरेंज होकर आएगी, वो हेलिक्स की शेप में अरेंज होकर आएगी या वो बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में ऑब्टेन होकर आ रही होगी, तब हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑब्टेन होकर आएगा। थ्योरी में हम ये प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली बात ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है, देखिए इसके अंदर ये हमसे पूछ रहे हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होगा ये बताएं। तो आपको पता है अल्फा हेलिक्स के अंदर तो हेलिकल शेप आ रही होती है, जबकि बीटा प्लेटेड शीट वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर मैंने आपसे बोला था क्या होता है, यहां पे हम देखते हैं पेप्टाइड चेन जो होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसे स्ट्रेच कर दिया जाता है, एक के बगल में एक रख दिया जाता है और फिर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। इस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, थ्योरी कंटेंट में ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट बात अगर हम करें अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। वैसे आपको पता है ये दोनों स्टार्च के कंपोनेंट्स रह रहे होते हैं। हम देखते हैं ये जो है ये कैसा रहता है, अमाइलोस के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज सीन टू बी वाटर सोल्यूबल। ये जो रहता है ये वाटर इनसोल्यूबल रहता है। दिस इज वाटर, पहला वाला वाटर सोल्यूबल है, दूसरा वाला जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वाटर इनसोल्यूबल फॉर्म में हमको मिल रहा होगा। फर्दर अगर कुछ बात करें तो हम देख सकते हैं यहां पे आपको पता था दिस इज क्या माइनर कंपोनेंट होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है स्टार्च के अंदर। यहां पे हम देखते हैं ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। इफ यू रिमेंबर आपको ध्यान होगा ये वाली बात भी कि ये बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं कैसा होता है, अनब्रांच देखा जा रहा होता है, जबकि व्हाट डू वी सी दैट जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है। इस तरीके की बातें आपको पहले बताई हुई हैं थ्योरी के अंदर। आपको वैसे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही लिखना था तो आप सीधा लिख सकते हैं ये वाटर सोल्यूबल है, जबकि ये कैसा आ रहा है, वाटर इनसोल्यूबल आता हुआ देखा जा रहा है। देखिए हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे बेस्ड ऑन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है वो काफी हद तक एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तकरीबन 7 नंबर के क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे होते हैं। थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन कई बार लग रहा होता है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में स्कोरिंग इजीली करी जा सकती है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। यहां आके अपना सिलेबस के सारे वीडियोस कंप्लीट होकर आ जाते हैं। ऑल द थ्योरी कंटेंट एज वेल एज सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड विद यू। थैंक यू।